अगर तमाम उपायों के बावजूद आपकी स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी आपसे दूर नहीं जा रही है तो हो सकता है इसका कारण आपके माइंड में नहीं, आपकी बॉडी में हो। लेकिन घबराइएगा मत। शॉक तो लगा, लेकिन इसको फिक्स करना बहुत ही आसान है और उसके बाद आप अपने पीक परफॉर्मेंस को अचीव कर सकते हैं। पीसीओएच ने एक रिसर्च किया कि क्या है जो कि इंसान को गरीब और बीमार रख रहा है, और उसका रीज़न है स्ट्रेस। क्योंकि 76% लोगों को इंडिया में स्ट्रेस है और 88% लोग किसी न किसी रूप में एंग्जाइटी से भी सफ़र कर रहे हैं। अब स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी में होता क्या है कि हमारी बॉडी एक इमरजेंसी मोड में चली जाती है। उसको हर चीज़ एक खतरा लगने लगता है और वो सिर्फ दो ऑप्शन पे काम करती है, एक फाइट, या तो लड़ो, या फिर फ्लाइट, भाग जाओ। और यही हमारी लाइफ में जब होने लगता है तो शरीर बीमार हो जाता है, चैलेंजेस आनी शुरू हो जाती हैं और कहीं ना कहीं हमारी वाइब्रेशन भी लो हो जाती है। लेकिन इससे भी बड़ी एक और चैलेंज है। सोचो कि अगर बारात आपके घर आई है तो आप शायद खुश होगे, किसी बिटिया की शादी है। लेकिन अगर वो बारात वापस ही ना जाए तो क्या होगा? आपने उसको खाना खिलाया, आपने उसकी स्वागत की, शरबत दिया, सब कुछ दिया, पर फिर भी वापस ना जाए तो आपको कैसा लगेगा? एग्जैक्टली 60 से 70 लोगों के साथ उनकी एंग्जाइटी या स्ट्रेस के साथ यही प्रॉब्लम है। थेरेपी, तमाम उपाय, ये सब कुछ करते हैं, इसके बावजूद इसका सॉल्यूशन उनको नहीं मिलता है। आखिर ये रेसिस्टेंस क्यों है? देखो, माइंड की तो है ही प्राइमरी रीजन, लेकिन आज मैं उसकी बात नहीं करूंगा। ना ही कहीं आपको ये एडवाइस किया जा रहा है कि आप अपने डॉक्टर या थेरेपिस्ट की एडवाइस को ओवरराइड करें। मैं आपको कुछ और एक्सप्लेन करना चाहता हूं, डेटा बेस्ड थिंग। एक और इसका सबसे बड़ा कॉज है, वो है हमारी एंग्जाइटी फिजिकल है। मतलब इसका रीजन हमारे शरीर में है। इसलिए हम माइंड से चाहे जो भी कर लें, पॉजिटिव थिंकिंग कर लें, मेडिटेशंस कर लें, या फिर कई बार केमिकल्स, दवाइयां ले लें, फिर भी इसका सॉल्यूशन हमको नहीं मिलता है। तो देखते हैं वो क्या कारण है, वन बाय वन। लेकिन सबसे पहले स्ट्रेस को थोड़ा सा क्लिनिकली समझते हैं। आखिर स्ट्रेस भगवान ने दिया क्यों? तो इसका एक ही पर्पस है, आपको जिंदा रखना। मान लो बॉडी में कोई भी खतरा है तो उस समय हमारे शरीर को ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, पावर की जरूरत होती है। इसकी रिक्वायरमेंट होती है कि हमारा पूरा ब्लड, इलेक्ट्रोलाइट, एनर्जी सिस्टम हाथ पैरों में जाए ताकि हम लड़ें खतरे से या फिर वहां से भागकर अपनी जान को बचा लें। इस मैकेनिज्म को याद रखिएगा कि स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी हमारा दोस्त है, हमें बचाना चाहता है और इसका इंटेंशन पॉजिटिव है। अब इसका फिजिकल रीजन डिस्कवर करते हैं। पहला जो नंबर 1 रीजन है वो है लो ब्लड शुगर। बहुत सारे ऐसे इंडियंस हैं जो कि कंप्लेन करते हैं ना कि रात को 3 से 4 बजे के बीच में हमारी नींद टूट जाती है। फिर अचानक से थॉट आने लगते हैं, जितना भी ज़्यादा हम सोने की कोशिश करते हैं माइंड वायलेंट हो जाता है और कहीं ना कहीं हम टेंस्ड हो जाते हैं। पता है इसका रीज़न क्या है? इसका एक रीज़न है लो ब्लड शुगर। अब शरीर का जो फ्यूल है वो फ्यूल है शुगर। जैसे ही शुगर कम होता है बॉडी में, क्यों मैं बाद में बताऊंगा, ऑटोमेटिकली एक रिस्पॉन्स जाता है कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, इसको संभालो। और इसको फिर से वापस लाने के लिए बॉडी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को किक इन करती है, कॉर्टिसोल बढ़ता है और शुगर का लेवल हमारे बॉडी में बढ़ जाता है। अब आप कहोगे क्या करें साहब, कैंडी खा लें, चॉकलेट खा लें? नहीं, बहुत ही गलत एडवाइस। इसका जो रीजन है वो रीजन है इंसुलिन रेसिस्टेंस। इंसुलिन वही केमिकल है जो कि पैंक्रियाज से निकलती है और शुगर को कम करती है। जब आप कोई कैंडी लेते हैं तो होता क्या है, सीधा शुगर आपके बॉडी में बढ़ जाता है। हो सकता है आपका एंग्जाइटी या डिप्रेशन, जो आप मेंटल स्टेट एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो कम हो जाए। लेकिन इसके कारण इंसुलिन भी बढ़ेगा, और अगर इंसुलिन बढ़ेगा तो हो सकता है कि थोड़े समय के बाद, अगले दिन, 1 महीने के बाद फिर से वो और डाउन कर दे। कहने का अर्थ ये है कि शुगर अगर आप दे रहे हो, ले रहे हो, तो आप आग में घी नहीं बल्कि पेट्रोल डाल रहे हो। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है इंसुलिन रेसिस्टेंस को कम करना। मतलब जो इंसुलिन का बेसलाइन लेवल ब्लड में बढ़ा हुआ है उसको कम करना। कैसे कर सकते हैं? तो डाइट कम करिए, इंटरमिटेंट फास्टिंग की प्रैक्टिस करिए, वीडियोस बने हुए हैं। शुगर को, कार्बोहाइड्रेट को अपने डाइट से कम करिए। एक रिसर्च कहती है कि इंडिया में मेल्स के जो पेट बढ़े हुए हैं उसका रीजन ये है हाई कार्ब, मतलब हाई कार्बोहाइड्रेट वाला डाइट। और इसके अलावा अपनी डाइट को फ्रीक्वेंट ना लें। ये नहीं कि बीच में भी कोई स्नैक्स ले लिया या फिर बीच में कोई चाय पी ली, बिस्किट खाते रहें। इससे भी इंसुलिन का स्पाइक बढ़ना शुरू हो जाता है। दूसरा पॉइंट है हाइपोथायराइडिज्म। अगेन ये एक ऐसी बीमारी है जो इंडियंस में बहुत तेजी से बढ़ रही है, खास करके फीमेल्स में। हमारे बॉडी में लगातार कुछ कंस्ट्रक्शन भी हो रहा है और कुछ तोड़फोड़ भी हो रहा है। तोड़फोड़ इन द सेंस कि जो टिश्यूज
डैमेज्ड हो गए हैं, मैक्रोफेजेस उनको हटा रहे हैं, या फिर जो केमिकल्स यूज़ नहीं हो रहे हैं, उसी तरह से कुछ नया निर्माण भी हो रहा है, प्रोटीन्स का कुछ सिंथेसिस हो रही है, और इसको कहते हैं मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने वाले बहुत सारे फैक्टर हैं, ग्रोथ हार्मोन, लॉट ऑफ थिंग्स, लेकिन आज हम एक इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करेंगे, वो है थायराइड। और थायराइड जो निकालता है ना, उसको कहते हैं थायरॉक्सिन, T3 और T4। T3 एक्टिव मॉलिक्यूल है, लेकिन जब हाइपोथायराइडिज्म के कारण आपकी बॉडी में T3 के लेवल कम हो जाए तो उससे क्या होता है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। अगेन बॉडी को लगता है कि एनर्जी की कमी हो रही, ग्लूकोज भी कम हो जाएगा, ब्लड सप्लाई कम हो जाएगा, सब कुछ कम होने लगता है। तो वो इसके कारण सिंपैथेटिक एक्टिविटी को बढ़ा देता है, ये बताने के लिए कि हमें ज़्यादा एनर्जी की, ज़्यादा मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ाने की ज़रूरत है। और इसके कारण क्या होता है, स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी आ जाती है एज अ साइड इफेक्ट ऑफ सिंपैथेटिक एक्टिवेशन। तो जरूरी है कि आप अपने थायराइड को चेक करें, और बहुत सारे ऐसे फूड हैं जो कि आपके थायराइड को, उसके फंक्शन को कम करते हैं। एक डॉक्टर से उसकी जांच कराइए, और अगर वो डिरेंज्ड है तो उसको फिक्स करने की कोशिश करिए। 70 to 80% थायराइड ये भी देखा गया है, जो उसकी प्रॉब्लम है, हाइपरथायराइडिज्म की बात मैं नहीं कर रहा, वो ऑटो इम्यून कंडीशन से भी हो रहा है। उसके बारे में भी हम नेचुरली कैसे उसको फिक्स करना है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इसी तरह से लीवर डिजीज, कई पेशेंट का मैंने देखा है, जबकि लीवर उनका डिरेंज रहता है, लीवर फंक्शन, तो उनको ऐसा होने लगता है। क्यों? क्योंकि जो एक्टिव मॉलिक्यूल थायराइड से निकलता है वो है T3, जो कि T4 से T3 कन्वर्जन लीवर के एंजाइम्स करते हैं। तो अगर लीवर फंक्शंस डिरेंज्ड है तो ये कन्वर्जन नहीं हो पाता, इसके कारण अगेन मेटाबॉलिज्म स्लो होती है, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे एंजाइटी एंड स्ट्रेस के लेवल को बढ़ा देती है। तो इन दो चीजों को हमेशा ध्यान से समझना है। इसको ऐसे समझो लेमन लैंग्वेज में, कि मान लो एक बच्चा है, अगर उसको आपने दूध नहीं दिया तो क्या वो रोएगा? हाँ। और यही बॉडी के मैकेनिज्म है। तो ये बॉडी ऐसा नहीं कि कुछ नेगेटिव कर रही है, ये आपके सर्वाइवल मैकेनिज्म का पार्ट है, कि कहीं ना कहीं या तो उसको ग्लूकोज फ्यूल नहीं मिल रहा है, या फिर मेटाबॉलिज्म उस तरीके से नहीं चल पा रही है जिससे कि बॉडी के सारे रिएक्शंस को, अलाइवनेस को, फंक्शंस को मेंटेन कर पाए। तीसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्लीप का कम होना। हेल्थ रिंग की एक रिसर्च, वैसे मैं इसको वैलिडेट नहीं करता, वो ये कहते हैं कि 90% लोगों की, इंडियंस की स्लीप की प्रॉब्लम है। अब स्लीप वो स्टेट है जहां पे बॉडी की सफाई होती है, रिपेयर होता है। अब अगर ये प्रॉपर ना हुआ तो बॉडी कहीं ना कहीं डर्टी होने लगेगी, उसका फुल्ली फंक्शन नहीं हो पाएगा, और ये भी सिंपैथेटिक ड्राइव को एक्टिवेट कर देता है कि कुछ तो गड़बड़ है, मेरे ऊपर खतरा है, बॉडी साफ नहीं है। अब एक रीजन तो मैंने बता दिया पुअर स्लीप का, वो है लो ब्लड शुगर या इंसुलिन रेसिस्टेंस। लेकिन दूसरा इसका सबसे बड़ा रीजन है हमारी मोबाइल फोन की हैबिट। अगर हम कुछ सिंपल हैबिट्स को सुधारें, कि मेलाटोनिन और कॉर्टिसोल का बैलेंस, ये हमारी स्लीप के लिए बहुत जरूरी है। रात में कॉर्टिसोल का कम होना और मेलाटोनिन का पीक करना। लेकिन ये तब तक नहीं होगा जब तक आप मोबाइल फोन की हैबिट को ना छोड़ें। कुछ लोग हैं सोने से पहले ही खूब ज्यादा डाइट ले लेते हैं, ऑफ कोर्स ये भी बॉडी को स्लो डाउन करता है। इसी तरह से कुछ ऐसे लोग हैं जो टीवी देखते हैं या बातचीत करते रहते हैं और बहुत ही लेट नाइट सोने जाते हैं, ये भी मेलाटोनिन का जो साइकिल है उसको इन्फ्लुएंस करता है। इन सारी हैबिट्स को हटाने की कोशिश करिए, आपकी स्लीप प्रॉपर हो जाएगी। और फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है स्टिमुलेंट्स। कई बार आपने देखा होगा कि ऑफिस से जैसे ही आप संडे को उठते हैं, आपको उठने का मन नहीं करता। आप उठते हैं, फिर से सोफे पे चले जाते हैं, 3-4 कप आपने चाय पिया, उसके बाद से फिर वही हुआ। अगले दिन मंडे को ऑफिस जाते हैं, फिर से आप बोर्ड फील कर रहे हैं, नींद आ रही है, कॉफ़ी पी लिया, सिगरेट पी लिया, बाकी चीज़ें। ये क्या है? ये दरअसल स्टिमुलेंट्स, और ये स्टिमुलेंट्स भी आपके सिंपैथेटिक ड्राइव को बढ़ा देते हैं, माइंड में ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी, रेस्टलेसनेस क्रिएट करते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ही सीवियरली बीमार करने वाली है। तो ये अपने हाथ की बात है। स्टिमुलेंट्स को जैसे जैसे आप कम करेंगे, देखेंगे ऑटोमेटिकली इसकी नीड भी आपको कम होनी शुरू हो जाएगी। कोई भी स्टिमुलेंट आप लेते हो, भले वो चॉकलेट ही क्यों ना हो, कैंडी ही क्यों ना हो, कोल्ड ड्रिंक से क्यों ना हो, कोक क्यों ना हो, कुछ भी है, दे ऑल आर वेरी वेरी हार्मफुल। और फाइनल पॉइंट है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। ये थायमीन की डेफिशिएंसी हो सकती है, विटामिन B12 की हो सकती है, विटामिन D की कमी हो सकती है, या फिर हमारे RBC की कमी हो सकती है, हीमोग्लोबिन की कमी हो सकती है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो ऑक्सीजन हमारे शरीर को मिलता है वो मिलता है सांसों के सहारे, और इसको ट्रांसफर करते हैं हमारे ब्लड सेल्स और उसके अंदर का एक केमिकल हीमोग्लोबिन, जो कि बनता है आयरन से। अब अगर आयरन की कमी हो जाए
या फिर बॉडी की हीमोपोएसिस में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो आरबीसी ही कम बने, दोनों ही कंडीशन में ऑक्सीजन की एक डेफिशिएंसी हो जाएगी बॉडी के अंदर और ग्लूकोज सही से जलेगा नहीं तो एनर्जी नहीं मिलेगी, फिर से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। तो आपको चेक करना पड़ेगा क्या सीबीसी में हीमोग्लोबिन कम है या फिर आरबीसी का जो काउंट है वो कम है या फिर क्या B12 की डेफिशिएंसी है या क्या विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। जो भी डेफिशिएंसी है इसके ऊपर आप या तो सप्लीमेंट्स ले सकते हैं या फिर अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन ये वो सिंपल टिप्स हैं। आखिर मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जो कि जूझ रहे हैं, थेरेपीज ले रहे हैं, बहुत सारी मेडिकेशंस ले रहे हैं, लेकिन उनको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। लेकिन जैसे ही आप अपने फिजिकल बॉडी को फिक्स करते हैं, मैंने कई कंडीशंस में देखा है उनकी ये एंजाइटी, उनका ये स्ट्रेस बिल्कुल गायब हो जाता है। बॉडी रिलैक्स्ड हो जाती है, चेहरे पे एक चमक आनी शुरू हो जाती है, उनके एनर्जी का लेवल बढ़ जाता है, उनका पीक परफॉर्मेंस उनको फिर से वापस मिल जाता है और लाइफ में उनको इंटरेस्ट आना शुरू हो जाता है। दोस्तों, मेरा एक ये प्रयास है आपको अवेयर बनाने के लिए। मैं कहीं से नहीं कह रहा कि आप मेडिकल एडवाइस को नेग्लेक्ट करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो कमेंट में लिखकर बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगा और किस टॉपिक पे आप वीडियोस चाहते हैं, क्योंकि अब मैं कुछ मेडिकल साइंस से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस ज़्यादा बनाऊंगा। यूं ही बना रहे आपका साथ, फिर होगी मुलाकात। मैं पीयूष प्रभात आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में।